देखिए, आप अगर सच में रेलवे और एनटीपीसी, जिसकी रेलवे की एनटीपीसी या एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, नोट्स आपके लिए बेस्ट है। मैंने खुद इस नोट्स को कई सारे बुकों और कई सारे शिक्षकों को पढ़ करके सारी चीज़ों को एकत्रित करके एक नोट्स में रखा है। अब मैं हर बार जाता हूँ, कहीं जाता हूँ जब पेपर देने, सिर्फ इसका रिवीजन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे सिर्फ रिवीजन करना होता है। मैं बता दूँ आपको कि ऑलरेडी गवर्नमेंट शिक्षक हूँ, मैंने रेलवे की भी निकाल चुका हूँ, यूपी टेट, सी टेट, कई सारे एग्जाम निकाल चुके हैं। सिर्फ नोट्स बनाने के तरीके से आप नोट्स को ध्यान से पढ़िए। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ नोट्स को रिवीजन करिए और क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करिए। आपको क्वेश्चन इससे बाहर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, और जो क्वेश्चन आपको मिलता है उसका भी इलाज मैंने बताया हूँ कि कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं कि फिजिक्स का साउंड, इससे पहले मैंने मापन चैप्टर पढ़ाया है। मापन पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप कैसे क्वेश्चन को कैसे एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स तैयार किया है, उसके बाद आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं ध्वनि। मेन जो होता है ये फिजिक्स का जो चैप्टर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंग और ध्वनि के बारे में। तो सबसे पहले हम तरंग देखते हैं, वेव्स क्या होती है। तरंग, लीजिए ये पीछे लिखा हुआ है तरंग और वेव्स, जिसको वेव्स कहते हैं। तरंग क्या होती है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, और ताकि एक एक लाइन में आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाता है। उस कॉन्सेप्ट से आप फिर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे कि खस में कहोगे आप पढ़ना कैसे होता है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है किसी चैप्टर से, है ना। देखो तरंग, तरंग का अर्थ होता है, एक ही चीज़ बताएंगे हम, इतनी पेपर देने के बाद, इतने साल पढ़ने के बाद इतना अनुभव हो चुका है कि आपको एक एक क्वेश्चन बता देंगे कि कहाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो तरंग का अर्थ होता है लहर या कंपन, ठीक। तरंग का अर्थ होता है कंपन, मतलब जो कंपन से जब आप किसी चीज को, वस्तुओं को जब टकराओगे तो उसमें जो होती है एक ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी के जो है तरंग का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं तरंग कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की तरंग क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो लिखा है ये समझ लेना, ये भी एक क्वेश्चन है, तरंग क्या होती है, तरंग क्या होती है, उसमें 4 ऑप्शन देखो तो एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। तरंग क्या होती है, ऊर्जा ही होती है, जो वस्तु को, कणों को हिलाकर उसमें गति पैदा करती है, ठीक है। वस्तु में क्या करता है, हिला करके गति पैदा करती है, कणों को हिलाता है। इसमें ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन होता है, कणों को हिलाकर, यहाँ पर हिलाकर लिखा है, उसमें गति पैदा करता है। खुद कण एक दूसरे से, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते, वो कण आपस में एक दूसरे को कंपन करके गति करवाते हैं। फिर क्या और क्या पढ़ना है, देखो इसे कैसे पढ़ना है हमको, ये देखो तरंग के बारे में और क्या जान, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप परेशान मत होना, हर चीज़ मिल जाएगा, आपको परेशानी की जरूरत नहीं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में यात्रा करती है तो माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित नहीं होते। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप जब ऑब्जेक्टिव कहीं भी दोगे, इसको क्वेश्चन देखना एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव समझ के पढ़ना, ये आप थ्योरी मत समझना, अब थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होते जा रहे हैं ना। तो ठीक है, ये क्या होते हैं कि तरंग के कण जो होते हैं विस्थापित होते हैं कि नहीं, तो विस्थापित नहीं होते, एक जगह दूसरी जगह जाते नहीं है, सिर्फ कंपन करते हैं अपने अगले कण को, वह स्थापित नहीं होते, ठीक। अब क्या है, तरंग गति के दौरान केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब सिर्फ ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ना कि तरंग के कण ट्रांसफर होते हैं। इतना हमको जानना है तरंग के बारे में, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना ही नहीं है। बता रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करने, देखिए एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं तरंग के बारे में, ये देखिए तरंग जो होती है, तरंग तरंग कितनी प्रकार की होती है, तो तरंग जो होती है 2 तरह की होती है। इनको माध्यम के अनुसार देखो 2 तरह से विभाजित किया गया अच्छे से कॉन्सेप्ट से। माध्यम में गति के अनुसार कि कोई माध्यम में कौन गति कर पा रहा है, किसके लिए गति के लिए, किसके के लिए, किस तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और किसको नहीं होती, उसी अनुसार 2 तरह की तरंगे होती हैं। नंबर 1 कौन सी तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और नंबर 2 यांत्रिक तरंगे। पहली तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरी यांत्रिक तरंगे, ठीक है दोस्त। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ मिलेगी, अब नोट्स मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब इतना भटकाव हो चुका है, इतने शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि सच में इतना कंपटीशन है, जबकि आप अच्छे से पढ़ो, कंपटीशन नहीं है दोस्त। तैयारी लो, एक
सिचुएशन से, एक स्थिति से, एक अच्छे से मार्गदर्शन सही होगा ना, तो आप सिलेक्शन बहुत जल्दी पा जाओगे। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद 4 साल भटकने के बाद एहसास किया कि मैं खुद बहुत भटक चुका था। लेकिन आप मत भटको, आप हर जगह एक चीज़ आपको मैं दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो होती हैं ऐसी तरंगे जिनको जिनको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सब मिल जाएगा नोट्स में, क्योंकि ये ना सोचना अलग से। जैसे माध्यम क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब गैस, मतलब हवा में गति करेगी। ठोस मतलब जैसे लोहा हो गया, कोई ठोस वस्तु। और द्रव मतलब कोई तरल वस्तु, है ना, जो जो जिसमें द्रव में गति करता है कि नहीं। तो देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति के लिए किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर माध्यम नहीं है तो भी वो आराम से गति करेगी, और माध्यम नहीं अर्थात निर्वात में भी गति करेगी। लेकिन इसको गति करने के लिए, यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए क्या होगा? विद्युत यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना, यांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है सुरक्षित, आप बस पढ़ो और कोई जरूरत नहीं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी आपको लिखी गई है। देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में क्या लिखा है? ठोस, द्रव, गैस निर्वात में गमन कर सकती है। मतलब ठोस में भी गमन करेगी, द्रव में भी करेगी, निर्वात में भी गमन करेगी। मतलब अगर माध्यम ना हो, निर्वात हो, कोई माध्यम ना हो, ठोस, द्रव, गैस कोई माध्यम ना हो, तो निर्वात में भी गमन करने वाली तरंगे क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। अर्थात माध्यम की जरूरत नहीं होती। एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट्स लिखे गए हैं, और कई सारे बुकों से निकाल करके एक जगह लिखा गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटान की बनी होती है। फोटान एक कण होते हैं जिसको आपको पढ़ने को मिलेगा, बस याद रखना भी, फोटान के बने होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय तरंगों की बनी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, बस ये रटे रहना, ये सब क्वेश्चन आपको याद मत करना। एक जगह मिल गए आपको, ये बहुत बड़ी बात है, एक जगह मिलते नहीं। देखो, ये एक दूसरे की लंबवत गति करते हैं, है ना, लंबवत गति करते हैं, अर्थात इनके जो कण होते हैं, आप समांतर जो गति नहीं करते, लंबवत गति करते हैं। मतलब ऐसे गति करते हैं एक दूसरे के लंबवत, ऐसे, ठीक, ऐसे गति करते हैं। और ये जो लंबवत गति करते हैं, इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अभी इनको बारे में बताएंगे, इस तरह समझना, ठीक है। फिर देखिए, आप ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कंफ्यूज मत होना। अल्फा, बीटा, गामा में केवल गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, अल्फा बीटा कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें गामा आपको जब पढ़ेंगे, ये देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन से, 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगों को पढ़ोगे आप। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ये चीजें हमको, ये 7 हमको पढ़ने को मिलेंगी। ये 7 हमको क्या मिलेंगी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कितनी है? 7 है, ठीक है। अब देखो, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, नेक्स्ट देखो, सभी जो है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अर्थात कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, उनके जो कण होते हैं वो लंबवत गति करते हैं, जबकि यांत्रिक तरंगों में जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगों के लंबवत और अनुदैर्ध्य, देखो याद भी करने को बताएंगे। अनुदैर्ध्य द आ रहा है, मतलब दिशा में, कण क्या होंगे? समांतर दिशा में गति करेंगे। और इसमें अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है, अनुप्रस्थ तरंगे कौन तरंगे होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, और इनके कणों की जो गति होती है लंबवत होती है। अच्छे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं, आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं, याद रखना। इन तरंगों को, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। सभी तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इतना पढ़ लिए। फिर अब हमको क्या करना है? देखिए, नेक्स्ट देखो, व्यवस्थित पढ़ने के बाद एक 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 पेज पढ़ने के बाद ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। ये देखो कितनी
सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ये आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बस अच्छे से समझना। हर चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है। आप देखना यहाँ कॉन्सेप्ट आपको कैसा क्लियर करते हैं। ऐसे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि एक बार कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ ही न रह जाएगी, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा। अब देखो हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो पूरी ये तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तरंगे जो लिखी गई हैं, तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं। देखो ये जो आपको लिखा गया है, एक जो क्रम आपको लिखा गया है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ये जो तरंगे, ये जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन कैसे होता है, एक जगह कंफ्यूजन दूर। ये देखो 1 नंबर क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य, फिर माध्यम में चाल और विवर्तन, ये हमने ऊपर लिखा। और फिर देखो आवृत्ति, ऊर्जा, प्रकीर्णन, अपवर्तन। अब हम इनको एक सुरक्षित जगह में जब हमने लिख लिया, तो अब हमको देखो हमेशा जब तक हम किताबें अपनी नोट्स बंद भी रखेंगे ना, तो हमको कैसे याद आएगा, देखो कैसे। यही है लॉजिक पढ़ने का तरीका और भूलने ना भूलने का। अब देखो तरंग दैर्ध्य हमने पढ़ा यहाँ, और आवृत्ति हमको इतना याद है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अलग अलग लिखा है, इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब देखो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, ये जो एक सिस्टम लिखी गई है, जो ये तरंगे लिखी गई हैं, बहुत सारी व्यवस्थित क्रम में लिखी है, इनको आप याद करना, इसी क्रम में याद कर लेना बस। गामा एक्स बराबर, ये दृश्य प्रकाश जो है, इसमें जो 7 रंग होते हैं, बैजानी पीनाला, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बैजानी पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, ये एक प्रकार के पीला, नीला, पीला, नारंगी, लाल, ये सब जो है व्यवस्थित तरीके से हमको पढ़ लेने के बाद हमको कैसे कंफ्यूजन नहीं रहता। फिर देखना क्वेश्चन क्या आएगा, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। देखो गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या है, यहाँ देखो तरंग दैर्ध्य बढ़ती गई है, मतलब ये सबसे कम होगी तरंग दैर्ध्य, ये सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कम अधिक होगी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, गामा किरणों की। फिर उससे ज़्यादा एक्स किरणों की, पराबैंगनी। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, हम कंफ्यूज हो जाते। सूक्ष्म तरंगों की और एक्स किरणों की, किसकी जो है तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। तो अब याद रहेगा कि सूक्ष्म तरंगे बाद में है, मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब इसी तरह आवृत्ति का घटता क्रम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति आपस में विपरीत होते हैं, इसलिए ऊपर लिख दी। ये तीनों चीज देखो, तरंग दैर्ध्य, माध्यम में चाल और विवर्तन। विवर्तन भी इनका बढ़ता जाता है, सबसे ज्यादा विवर्तन रेडियो तरंगों का, सबसे कम गामा। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये देखो ये आवृत्ति का घटता क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। सबसे कम देखो सबसे आवृत्ति जो है घटती जा रही है, मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरणों की, सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की। अब सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी है, इसीलिए इसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा है। कभी बोलोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। आवृत्ति, अब ऊर्जा, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा है, याद रखना। जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका प्रकीर्णन प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और इसका कैसे प्रकीर्णन, देखो समझो। अब देखो प्रकीर्णन, यहाँ जो चीज यहाँ लागू होती है ये यहाँ भी लागू होगी, ये भी ध्यान रखना। बैजनी पीनाला में भी देखो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का। अब हमको सब तरंग दैर्ध्य पता चल गया, बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज्यादा। तो आवृत्ति कंफ्यूज नहीं होंगे, आवृत्ति उल्टा हो जाएगा, सबसे कम आवृत्ति बैगनी की, सबसे ज्यादा सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैगनी की, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा बैगनी की हो जाएगी। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम, तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा लाल की, तो आवृत्ति सबसे कम लाल की। मतलब एक सिस्टम से ऊर्जा, प्रकीर्णन, अपवर्तन, ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार अलग अलग पूछेगा। तरंग दैर्ध्य, माध्यम, विवर्तन, अपवर्तन, अलग अलग तरीके से पूछेगा, और सब आपको एक ही जगह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं फैक्ट्स कितने अच्छे तरीके से। जैसे क्वेश्चन वो बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, किसकी रंग की होती, लाल रंग का। सबसे तरंग दैर्ध्य अभी बैजानी पीनाला से पढ़े थे ना, लास्ट में आता है। सर्वाधिक आवृत्ति गामा किरण की, सबसे शुरू में गामा किरण, तो आवृत्ति ज्यादा, सबसे ज्यादा लास्ट में रेडियो तरंग। तरंग की आवृत्ति का बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य घटता है। याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इनको याद रखो, तो इसी से क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं। आवर्त तरंग की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है रेडियो तरंगों से। देखो अभी क्वेश्चन हमको याद करते करते भूल जाओगे, कभी नहीं याद होगा। आवर्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य किससे छोटी होगी, आवर्त तरंग की, ये क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त तरंग की तरंग दैर्ध्य किससे छोटी होगी। वो ऑप्शन देगा 3-4। अब हमको देखो वहां पर जाना होगा, हमको तुरंत हमारे दिमाग में ये बन जाएगा क्या पूछ रहा है, आवर्त किरणों की तरंग दैर्ध्य किससे छोटी होती है। तो तरंग दैर्ध्य देखो किससे छोटी होती है, तो इसकी छोटी होती है किससे, ये बढ़ती जाती है, इस सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगों से छोटी होगी। तो अब सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे हम ऑप्शन में देख लेंगे। देखो रेडियो तरंगे दिया रहेगा, यहाँ पर रेडियो तरंगे दिया था, अगर सूक्ष्म देता तो सूक्ष्म भी हो जाता, ये रेडियो भी मिल गया। तो हमको इसको रटने की जरूरत है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन बना सकता है, तो आप क्या रटोगे, हजारों क्वेश्चन बना सकता है, आगे पीछे करके इसके कई सारे पेयर बन सकते हैं। तो हमको जब वो चीज सीक्वेंस याद है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे हमसे क्या फर्क पड़ता है। बिंदु चुंबकीय तरंगों की चाल
कैसी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सबसे ज़्यादा चाल किसमें होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, निर्वात में, फिर उससे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक, मतलब निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है विद्युत चुम्बकीय की चाल, फिर गैस, द्रव, ठोस। ठीक, अब एक एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हम डिटेल से बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या पढ़ते हैं, गामा किरणें। एक एक तरंगों को ऐसे पढ़ेंगे कि बस उससे ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकी तरंग दैर्घ्य क्षमता कितना है, परिसर कितना है, सब कुछ नहीं पढ़ो, बस इतना पढ़ दो बहुत है, इतने ज़्यादा कुछ नहीं। गामा किरणें पढ़ना है अब हम ना। तो गामा किरणें की खोज किसने की थी, बैकुलर ने की थी। याद रहेगा उपयोग कहाँ कहाँ होता था, देखो रेडियोथेरेपी में और खाद्य संरक्षण में। याद रखना खाद्य का संरक्षण करने में गामा किरणों का यूज होता है। फिर देखो गामा किरणें के बारे में ये याद रखना, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। क्यों भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। आवृत्ति ज़्यादा है तो मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो गई, इसलिए हमको अपने आप मोटी लोहे के चादर को भेदने की क्षमता होती है, इतनी इसकी भेदन क्षमता। भेदन क्षमता मतलब यही होती है कि किसको भेद सकती है, छेद कर सकती है। छेद करती है मतलब उसको पार कर सकती है। सबसे मोटी लोहे की चादर होगी उसको भी भेद सकती है। नाभिकों में रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, गामा किरणें नाभिकों में रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान होती है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये एक एक क्वेश्चन जहाँ जहाँ हम एरो के निशान बना रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको जब कहीं भी देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी उठाओगे, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। खोज मिल जाएगा, उपयोग मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है सब कुछ कई सारे बुक और कई सारे शिक्षक और कई सारे प्रश्नों को देख करके, बुकों को देख करके, प्रीवियस क्वेश्चन को देख कर मैंने लिखा है। ये सब चीज़ें उपयोग में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम एक्स किरणों के बारे में जानते हैं। एक्स किरणें क्या होती हैं, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक्स किरणें भी होती है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की थी, W.K. रॉन्टजन। रॉन्टजन याद रखना, आता रहता है। उपयोग क्या है, एक्सरे आप जानते हो, एक्सरे करवाते, टूटी हड्डियों को पता लगाने में यूज होता है। सीटी स्कैन में, रेडियोग्राफी में, अणुओं की संरचना पता लगाने के लिए। अणुओं या परमाणु जो होता है, क्रिस्टल होता है, कुछ भी लिखा रहे तो ध्यान रखना यही चीज़ है कि संरचना पता करने के लिए एक्सरे किरणों का यूज होता है। बहुत सा अच्छा कुछ, बस इतना पढ़ लो। आप देखना कोई भी किताब ले लेना, कोई भी बुक लेना, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या होती है, बस इतना पढ़ना है। पराबैंगनी किरणें में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमको पढ़ना ज़्यादा नहीं होता, हमको एक जगह मिलना मुश्किल हो जाता है ना, समस्या ये होती है। अब पराबैंगनी किरणें के बारे में देखते हैं। पराबैंगनी किरणें क्या होती है, खोज किसने की थी, रिटर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। उपयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। नकली जाली दस्तावेजों या नोटों का पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे, इनको याद कर लेना। ठीक है, इस तरह हम नेक्स्ट को अब पढ़ते हैं आगे की। जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं अवरक्त किरणों को। देखो एक बार पढ़ लेने पर हम समझा रहे हैं, क्योंकि आप तो नोट्स भी याद कर सकते हो, उनको रटने वाली चीज़ है, और हम समझा दे रहे हैं ताकि आपको मेरा लिखावट समझ में आना ना आए ना आए। तो देखो अब क्या है, अवरक्त किरणें। आवर्त, इनको वैज्ञानिक कैसे याद किए थे हम, आवत ही हर्षय नहीं, नए नए नहीं सने। आवत से अवरक्त हो गई और हर्षय नहीं, हर्ष से हर्षैल, तो ये कभी नहीं भूलता था मुझको। अब देखो आवृत्त किरणों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज टीवी के रिमोट में। टीवी का रिमोट देखो जो होता है उसमें रिमोट दूर है और टीवी कैच कर लेती है, सिर्फ आवृत्त किरण उससे निकलती है। याद रखना, बहुत गर्मी पैदा करने के लिए, ये आवृत्त किरणें गर्मी पैदा करने के लिए, गर्मी या ताप बढ़ाने के लिए कौन सी आवृत्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग यूज होती है, तो आवृत्त किरणें होती है। ये देखो इनमें कोई प्रकार की कमी नहीं है, आप क्वेश्चन को सिर्फ एकदम एक एक क्वेश्चन को एकदम एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। ये सिर्फ नोट्स ही नहीं, आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर रहे हैं, इसी के साथ आप एमसीक्यूज भी मान लो सॉल्व कर रहे हैं। सेंसर में देखो, सेंसर लगा होता है जो स्कैन स्कैन कर लेते हैं, एक सेंसर इसमें भी होता है अवरक्त किरणों को। और कुहरों में, अंधेरों में, जो कुहरों में अंधेरा टाइप हो जाता है उसमें फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त किरणों का यूज होता है। बस इतना आप पढ़ लो, फिर कहना कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं। आप इतना पढ़ो तो पहले, फिर देखो एनटीपीसी दो, एसएससी दो, फिर इससे ज़्यादा कुछ पूछो तो फिर बताना ना। हम पढ़ लिए हैं, हम निस्सोच हो जाते हैं, एकदम स्पीकर हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बढ़ते, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, हम इसीलिए नोट्स बता रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश के बारे में देखते हैं। दृश्य प्रकाश क्या होता है, दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की थी। याद रखना, दृश्य प्रकाश मतलब जिससे जो प्रकाश से हमको ये वस्तुएं दिखाई देती है उसे जिस दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसी से हमसे वस्तुएं दिखाई दी, कोई वस्तु हम देख रहे हैं तो दृश्य प्रकाश के कारण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी यूज होता है, दृश्य प्रकाश। इसका उत्पादन सूर्य से, बल्ब से आदि से होता है। बस इतना पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, भटकना।
हम बता रहे हैं, हम भी आपके जैसे पहले बहुत पढ़ते थे, हमको पता ही नहीं होता था कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, लेकिन आज इतना समझ में आ चुका है क्या पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं। आप सूक्ष्म तरंगे पढ़ते हैं, तो सूक्ष्म तरंगे बस जल्दी खोज किसने की थी, जेसी बोस। वाईफाई में यूज, ब्लूटूथ में, ओवम में, गाड़ी की स्पीड का पता लगाने की। गाड़ी देखो सूक्ष्म तरंगे जब देखो चेकिंग वगैरह लगी रहती है तो आप कितने स्पीड से आ रहे हो, इस तरंग सूक्ष्म तरंगों से भेज करके जो कर्मचारी होते हैं आपकी स्पीड पता लगा लेते हैं और आपको पकड़ लेते हैं। इसलिए मत सोचो अंधेरा है या कुछ भी है तो हमको कैसे कोई नहीं देख रहा है, अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकता हूँ। नहीं, सूक्ष्म तरंगों से स्पीड का पता चल जाता है, बस इतना पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ब्लूटूथ में, ओवम में, वाईफाई में। रेडियो तरंगे, लास्ट तरंगे, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे क्या होती है? रेडियो तरंगों का प्रयोग रडार में वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। रडार में हमने पढ़ा था, रडार याद रखना, रडार अच्छे से पढ़ोगे तो तरंगों बस इतना रखना, रडार में कोई भी वस्तुओं को पता लगाने के लिए, स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। इसमें जो है रडार में रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा की किसकी अपेक्षा अधिक होती है? देखो ये क्वेश्चन होता आ गया ना, अभी जो बताए थे, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो अब जब उसको हमने वो मैप तरीके बनाया था, उसमें देखोगे तुरंत मिल जाएगा कि पराबैंगनी किरणों से ऊर्जा अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति घटता क्रम इसका बढ़ता, इसका घटता, तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हर चीज आंसर एक ही जगह मिल जाएगा, बहुत अच्छा ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ा दिया, बस कॉन्सेप्ट से उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद कुछ नहीं जाना है। अब हम यांत्रिक तरंगे पढ़ते हैं, दो प्रकार पढ़े थे ना माध्यम के अनुसार, तो विद्युत चुंबकीय पढ़ चुके जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं यांत्रिक तरंगे जिसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो भाई, आप शिक्षक से पढ़ो, एक स्टूडेंट की जैसा पढ़ना सीखो। शिक्षक तो को हर चीज आता है, लेकिन स्टूडेंट को कहाँ समस्या होती है उसको समझ में आता है। अब यांत्रिक तरंगे हम देखो फिर से विभाजन करवा दे रहे हैं, हमको तो याद है पूरी विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता। माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगों को, ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात निर्वात में भी संचरित करने में सक्षम। निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, जहाँ माध्यम नहीं होगा वहाँ संचरित नहीं होगी। ध्वनि तरंगे इसका एग्जाम्पल है कि ध्वनि तरंगे निर्वात के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखो तरंग के संचरण के लिए हमको कैसे कैसे तरंग के संचरण के लिए तरंग जो होती है कैसे संचरण करती है, उस अनुसार दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे सबसे पहले, बस इनमें अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगे को ट्रांसवर्स वेव अंग्रेजी में कहते हैं। जो ये क्या होता है, इनकी जो संचरण करने की दिशा के अनुसार बताया गया है कि अनुप्रस्थ, देखो याद भी करना है, हमको अनुदैर्ध्य तो याद है, तो अनुप्रस्थ कैसे याद हो जाएगा? अनुदैर्ध्य को हमको पता है कि अनुदैर्ध्य, दय आ रहा है, दय मतलब अनुदैर्ध्य संचरण की दिशा में ही समानांतर दिशा में होता है, तो ये लंबवत हो जाएगा अनुप्रस्थ। अब हमको बोलेगा कभी बताओ, जिस तरंगों के कण जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब हमको बोलेगा भी नहीं, हम ऐसे याद किए थे। अनुप्रस्थ अपने आप याद हो गया क्योंकि अनुदैर्ध्य में दिशा होता है, दाया आया तो दस दिशा में ही गति करते हैं, तो ये लंबवत दो ही तरह की गति करती है। संचरण है तो लंबवत हो गया, तो संचरण दिशा में होगा, ये लंबवत होती है। अब ये कहाँ का, ये कौन सी तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे होती है। देखो हमने बताया अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगे होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगे दो तरह की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ उत्पन्न होती है? जल की सतह में, शांत तालाब में पत्थर मार दो या रस्सी हिलाने से ये तरंगे उत्पन्न होती है। अब ध्यान रखना, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों जितना पढ़ दिए सब कुछ, इसमें 5, 6, 10 क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ये मत सोचना, बस इतना पढ़ लो, इससे समझ लो ना, इससे 10 क्वेश्चन इसी के अंदर से आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे? अनुप्रस्थ तरंगों में संचरण की दिशा कैसी होती है? तरंग संचरण की लंबवत होती है। जल की सतह में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। शांत तालाब में पत्थर फेंको, कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंगे। रस्सी हिलाने में कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। और इसको कई तरीके से, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखो ऐसे होती है, ये देखो, ये जो है जहाँ यहाँ से ये तरंगे ऐसे 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 चलती हैं, ऐसे चलती हैं। देखो आपने समुद्र में जब पत्थर फेंको या तालाब में फेंको तो ऐसे ही न लहरें जाती हैं, तो इसीलिए वहाँ तरंगे होती है। तो अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हमको याद रखना, ये देखो माध्य स्थिति होती है, मतलब जो तरंग की सतह की एक वो माध्य स्थिति होती है, सिंपल स्थिति, जिसको तरंग एकदम शांत है। तो अब जब तरंग चल रही है तो ये तो ऊपर गई या फिर नीचे आई, ऊपर गई नीचे, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। मतलब माध्य स्थिति सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है और सबसे नीचे पॉइंट, श्रृंग ऊपर को, नीचे को गर्त कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, फिर आगे पढ़ते हैं। ये कैसी है? लंबवत गति कर रही है, देखो मतलब ऐसे ऐसे गति हो रही है ना, ऐसे ऐसे, ये लंबवत है ना। अब देखो अनुदैर्ध्य तरंगे,
अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जिन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, देखो यहाँ ध्यान, दैर्ध्य से दिशा दोनों याद रहेगी तो कभी भूलेगा नहीं। तरंग संचरण की दिशा में होता है तो दैर्ध्य, और फिर लंबवत होगा तो प्रस्थी होगा। तो दिशा में कंपन करते हैं उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब देखो कैसे गति कर रहे हैं, ये देखो स्प्रिंग कैसी होती है, ऐसी ना होती है स्प्रिंग, तो ये आपस में ऐसे ऐसे कण गति कर रहे हैं, ऐसे कण समांतर गति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे कंप्रेस होता है तरंग, तो ऐसे होता है। तो देखो ये तरंग होती है दो तरह के, यहाँ दो स्थितियां पैदा होती है। कौन कौन स्थिति पैदा होती है? जहाँ पर तरंग के जो कण होंगे कहीं पर घने होंगे, मतलब कहीं पर उनका घनत्व ज़्यादा होगा, कहीं पर घनत्व कम होगा, मतलब कहीं सटे सटे देखो तरंगे के हैं और कहीं दूर दूर। तो जो घनत्व जहाँ ज़्यादा होता है उसे संपीड़न कहते हैं, और जहाँ कम घनत्व होता है वहाँ विरलन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन पूछते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो संचरण के कण का घनत्व जहाँ अधिकतम होता है उसे क्या कहते हैं? संपीड़न। जहाँ घनत्व कम होता है उसे विरलन कहते हैं। इस रिंग में कौन सी उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों की संचरण की दिशा कैसी होती है? तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। लिखा भी है यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं, आप ये ना सोचोगे लिखा भी नहीं है, ये लिखा भी है। क्या लिखा है? तरंग संचरण के समय माध्यम के कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न तथा निम्न घनत्व का क्षेत्र विरलन कहलाता है। देखो एकदम अच्छे से। अब क्या है, अब हम देखते हैं यह ध्वनि। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हीं तरंगों को। तरंग को एक तरंग के कुछ समझते हैं, उनके वहाँ पर संपीड़न और विरलन पढ़ा, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है उसके बारे में देखो कुछ जो हमने समझाया कि क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं उनको समझ लेना है, और ये क्वेश्चन टर्म्स एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आयाम पहला देखो, आयाम क्या है? एम्पलीट्यूड। आयाम, आयाम के बारे में पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड जिसे कहते हैं। तो देखो ये माध्य स्थिति तरंग की ये माध्य स्थिति है ना, ये जो लाइन है माध्य स्थिति है। अब इससे ऊपर भी जा रहा है तरंग, नीचे भी जा रहा है, तो क्या कहते हैं? आयाम किसे कहते हैं? कि तरंग जो है अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाता है उसे आयाम कहते हैं। देखो ये माध्य स्थिति से यहाँ इतनी दूरी तक गया तो उसको आयाम कहते हैं, लिख दिया आयाम कहते हैं। याद में समझ में आ गया? तरंग माध्य स्थिति से जितनी ऊपर दूरी तक या नीचे दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। अब तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? वेवलेंथ, बहुत अच्छा है। किसी तरंग के दो लगातार श्रृंगों और दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये गर्त ले लिया, गर्त से गर्त तक के बीच की दूरी ये तरंग दैर्ध्य, या श्रृंग से श्रृंग तक की दूरी को इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है, ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। बस इतना ही पढ़ना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड तरंगों के संचरण की दिशा को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड तरंग संचरण की दिशा को आवृत्ति कहते हैं। कैसी? आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। देखो आवृत्ति प्रति सेकंड कितनी तरंग निकली, देखो एक तरंग कैसे यहाँ से, ये यहाँ से चली, यहाँ से गई, यहाँ आ गई, ये तरंग है। तो एक सेकंड में कितनी तरंगे उत्पन्न हो रही, इसको हम आवृत्ति कहते हैं। देखो याद रखना, और अगर और अच्छे से समझना होगा तो फिर आप बुक पढ़ लेना, अगर इसकी डिफिनेशन को अच्छे से समझना। बाकी इतना है रटना, इतना रट लो बस हो गया। प्रति सेकंड तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, बस इतना है। हमको इतना ही पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन आप इतने में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं बनना है कि यार इसमें जाके हम शोध करने लगे कि कैसी तरंग होती है कि यार कितना। आप बस इतना याद रखो जितना हमको एग्जाम में पूछा जाता है, वरना भटकते रह जाओगे, ऐसे ही भटकते रह जाते हैं। हम निकाल लिए हैं और आप भी निकालिए, आपको बता रहे हैं। आपने देखो तरंग, ये चीज़ थोड़ा समझना, ये क्या है? तरंग की गति जो होती है, जो किसी की तरंग का वेग होता है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। ये देखो हमको बार बार मिलता था कि समझ में आता था कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरंग की गति पता करना है तो उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो तरंग की गति या वेग होता है। अब देखो अगर ध्वनि की तरंग का माध्यम जो सेम है तो ध्वनि की तरंग का वेग तो नहीं बदलेगा। तो वेग अगर स्थिर हो जाए तो आवृत्ति जो है तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, तो अगर माध्यम जो है कॉमन है, माध्यम मतलब माध्यम माध्यम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ध्वनि किसी एक ही जैसे ध्वनि हवा में चल रही तो ध्वनि के में वेग में परिवर्तन तो नहीं होगा। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य आपस में उल्टा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक हो जाएगा। तो आवृत्ति बराबर 1/, तरंग दैर्ध्य, ये आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। ये भी याद रखना कि आवृत्ति और आवर्तकाल का क्या संबंध है, 1/, आवर्तकाल। एकदम अच्छे से याद रखना, याद रखना।
रट लो हमारी नोट्स को, बहुत अच्छा काम देगी। अब फिर इसके बाद हम ध्वनि चैप्टर पर ध्वनि के बारे में जानकारी लेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो पढ़ने में, और अच्छे से समझ लो और स्पीड में लगा करके रट डालो क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, विश्वास मानो। और अब बहुत ज़्यादा भटको ना, तैयारी करो एक जगह सुरक्षित होकर के। थैंक यू।